पॉलिटिकल एडिटर रजत राकेश टंडन जी उनसे संवाद के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले तो मौर्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त यहाँ पर निकाला और हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मेरी ओर से भी आप सबका धन्यवाद है कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बुलाया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आप 2 बार से उप मुख्यमंत्री हैं, दूसरी बार सरकार है, तो जनता का लगता नहीं कि दबाव ज्यादा है परफॉर्म करने के लिए? देखिए, दबाव के आधार पर जो सरकार काम करती है या जो मंत्री काम करते हैं वह एक अलग दृश्य होता है, इसके पहले रहा होगा जी। लेकिन वर्तमान की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस आधार पर जहां जरूरत है, जो जरूरत है उसके लिए योजना बनाना और उस योजना को पारदर्शी तरीके से लोगों तक पहुंचाना, ये काम चूंकि सरकार लगातार कर रही है, इसलिए दबाव का मतलब कोई भाव मैं नहीं मानता हूं। परफॉर्मेंस का दबाव, परफॉर्मेंस का दबाव मेरा कहना है। निश्चित तौर से परफॉर्मेंस आप जब 15 साल सपा बसपा के सरकार के देखेंगे और 5 साल के बाद हमारा 6वां साल है इसे देखेंगे तो 15 साल का जो उनका कार्यकाल है वो बौना नजर आता है। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने प्रदेश को बर्बाद किया, प्रदेश को गर्त में पहुंचा दिया था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की जय जयकार हो रही है, पूरे हिंदुस्तान में हो रही है और पूरे दुनिया में जो भारतवासी बसे हैं आज वो यूपी के अंदर आना चाहते हैं, यूपी के अंदर निवेश करना चाहते हैं। आज यहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। पहले देश वाले यहाँ के इन्वेस्टर समिट में नहीं आने को तैयार थे, जो इन्वेस्ट किए थे वो यूपी छोड़ के जा रहे थे, लेकिन आज तो पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश के अंदर आ रही है। तो इसका एक ही संदेश है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने शानदार काम किया है। उसी का ये परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश विकास के एक नए कीर्तिमान बनाते हुए आगे बढ़ रहा। किशन जी, एक लंबे समय बाद कोई सरकार रिपीट हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर पैमाना देखा जाए तो 3-4 बड़ी चीजें जो आप लोगों को समझा पाए मंच के माध्यम से कि कैसे ये सरकार सपा और बसपा की सरकारों से अलग है और आपकी बड़ी उपलब्धियां। देखिए, जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है तो एक बार नहीं आती है, बार बार आती है। और आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दृष्टि से कहिए, सामाजिक दृष्टि से कहिए, राष्ट्रवादी भाव की दृष्टि से कहिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमारे पास जो एक चेहरा है और उनके माध्यम से जो समाज का कोई भी तबका हो उसको लगता है मोदी जी तो मेरे हैं, मोदी जी तो मेरे लिए सोच रहे हैं। छोटा बच्चा होगा वह भी ऐसा भाव रखता है, कोई नौजवान होगा वह भी यह भाव रखता है, कोई बड़े बुजुर्ग होंगे वह भी यह भाव रखते हैं और हमारी मातृशक्ति होती वह भी यह भाव रखती है। तो सबका साथ सबका विकास की जो मैंने बात कही उसके आधार पर यह मैं कह सकता हूं कि दूसरी सरकारों की तुलना जो आपने कही सपा बसपा या किन्हीं राज्यों में कांग्रेस की सरकार होती थी, तो उन सब सरकारों की तुलना में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जनता के द्वारा, जनता की अदालत से, जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत होती है, उस अदालत से दिया हुआ प्रमाण पत्र लेकर हम आपके बीच में बैठे हैं। अगर जनता का समर्थन हमें नहीं मिलता तो हम दूसरी बार सरकार में नहीं आ सकते थे। हम 2014, 2017, 2019, 2022 लगातार 4 चुनाव जीते हैं और 2024 भी 80 में से 80 जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मौर्य जी, आपके पास महत्वपूर्ण विभाग है और उस विभाग की जिम्मेदारी भी बड़ी है। पिछली बार के जो बचे हुए काम हैं आपको लग रहा है कि इस बार हो रहे हैं और उस तेजी से हो रहे हैं? नहीं, हो ही नहीं रहे, बहुत तेजी से हो रहे हैं। पिछली बार के ही नहीं बचे, 15 साल में कुछ नहीं किए थे, वह भी हम कर रहे हैं और उसको करते हुए इतनी तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं कि लगभग ग्राम विकास जैसे विभाग मेरे पास है, तो ग्राम विकास विभाग का जब आप उठा करके पूरा विवरण देखेंगे तो हिंदुस्तान के अंदर ग्राम विकास विभाग जो है उसमें उत्तर प्रदेश जो पूरा पैरामीटर है उसमें से 1-2 को मैं नहीं कहता हूं कोई छूटा हो, अन्यथा सभी में नंबर 1 जी। तो अभी जो ग्राम विकास की योजनाएं हैं वो जो जनता है वो ये आपसे जानना चाहेगी कि जो ग्राम विकास की योजनाएं हैं वो गांव तक कैसे पहुंच रही हैं और पिछली बार की तुलना में इस बार ज्यादा काम कैसे हो रहा है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं भी चूंकि गांव के बैकग्राउंड से आता हूं, यद्यपि अब मैं जिस गांव में पैदा हुआ हूं पहले वो ग्राम सभा थी
अब नगर पंचायत है। और गांव के बैकग्राउंड से आने के कारण से मैं गांव के लोगों का दर्द समझता हूं। सबसे पहली किसी गरीब की आवश्यकता होती है जो झोपड़ी में रहता है, कच्चे मकान में रहता है, तो उसके मन में ये भाव होता है कोई अपना उसका सर छुपाने का स्थान होना चाहिए जी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से, मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से हमने गरीब को छत उपलब्ध कराने का काम किया। और केवल छत ही नहीं उपलब्ध कराने का काम किया, बल्कि उसके साथ में तमाम बुनियादी सुविधाएं, जैसे अगर प्रधानमंत्री आवास मिलेगा तो शौचालय भी मिलेगा, उसके साथ जुड़ा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई प्रधानमंत्री आवास पाएगा तो 213 रुपए जो मनरेगा के माध्यम से उनको पेमेंट दिया जाता है, भुगतान दिया जाता है उनके श्रम का, 90 दिन का उनका भुगतान उनके खाते में दिया जाएगा। उनको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का गैस का कनेक्शन मिलेगा, उनको सौभाग्य योजना से बिजली का कनेक्शन मिलेगा, उन्हें आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उनको गोल्डन कार्ड मिलेगा, जिससे 5 लाख रुपए तक का इलाज उस परिवार के सभी सदस्यों को 1 वर्ष में कराने की सुविधा होती है। तो यह बुनियादी सुविधाएं, मैंने कहा गरीब को घर चाहिए, वो हमारी सरकार दे रही है। गरीब को चिकित्सा के लिए पैसे के अभाव में कई बार लोग जीवन त्याग देते, मैं जानता हूं। मैं तो बहुत सारे ऐसे घर परिवार, दूसरे का क्या उदाहरण दूं, मेरे स्वयं के पिताजी लंबी बीमारी का शिकार थे, छोटी खेती थी, तो एक ऐसा भी समय आया कि उस खेती को भी 5,000 रुपए में मैं अपने पूज्य पिताजी के इलाज के लिए मेरी माताजी के द्वारा मोहल्ले की ही एक परिवार के हाथ गिरवी रखना पड़ा था, तब 5,000 का इलाज हुआ था। और उस खेत को गिरवी रखे जाने के बाद छुड़ाने में लगभग 5 वर्ष लगे थे, जब रात दिन परिश्रम करके कुछ पैसे जुटा करके बचा करके जब पैसे दिए गए तब वह खेत छूटा, तब उसमें हम अपना खेत मान करके फिर उसमें उत्पादन करते थे 5,000 रुपए के लिए। आज 5 लाख की चिकित्सा सुविधा है। तो ये गांव के लोगों के दर्द को मैं यह मानता हूं माननीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार समझती है और उस समस्या का निरंतर समाधान कर रही। ठीक है, ये तो डेवलपमेंट की बात है, लेकिन विपक्ष बहुत ज्यादा सहमत नहीं है। आप अखिलेश जी को सुनिए, बहन जी के ट्वीट्स देखिए, या कांग्रेस पार्टी को देखिए, वो कहते हैं साहब बेरोजगारी को एड्रेस नहीं किया, महंगाई को बीजेपी एड्रेस नहीं कर पा रही है, और सिस्टम बहुत क्लोज है, किसी का कोई काम यहां पर नहीं होता है, लोग परेशान हैं, सिर्फ धर्म के आधार पर ही सब कुछ चलता जा रहा है और लोग वोट देते जा रहे हैं। खासतौर से अखिलेश यादव जी ने एक बात। देखिए श्री अखिलेश यादव जी अगर रोजगार की बात करेंगे तो यह सही है कि उनको जनता ने बेरोजगार कर दिया, उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हमने नहीं बेरोजगार किया है। अगर जनता ने उन्हें बेरोजगार किया है, उनके कारनामे कह लीजिए, उनके कार्यकाल को कह लीजिए, उनके जो भी है, वो जो बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसे करके दिखाना होता है। अगर करके दिखाए होते 2012 से 2017 के बीच में, तो न 2014 में हमारे 73 सांसद 80 में से जीतते, और न 2017 के विधानसभा चुनाव में 403 में से 325 हमारे विधायक जीतते। तो यह तो उनके सरकार के कार्यकाल के 2 चुनाव का उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। उसके बाद उनको विपक्ष में रहने का मौका मिला, विपक्ष में रह करके हमारे सरकार के खिलाफ जो भी उनको बोलने का, लोगों को बीच में हमारी सरकार की आलोचना करने का मौका था, वो आलोचना कर रहे थे। लेकिन आलोचना के बाद समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, पश्चिम में लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल, ये चारों का गठबंधन हो गया। उसके बाद भी 64 सांसद भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के जीते और 51% वोट हमने अर्जित किया। हाँ, कैसे, ये जानना चाहते। और लोग भी जब उस चुनाव को पढ़ते हैं, जो अर्थमेटिक थी, चाहे वो अखिलेश और राहुल गांधी साथ आए हों या लोकसभा में मायावती और अखिलेश साथ आए हों, वो अर्थमेटिक कैसे आपने, क्योंकि उस वक्त आप अध्यक्ष भी थे, लीड कर रहे थे, वो अर्थमेटिक आपने कैसे तोड़ी? और जो परंपरागत वोट बैंक पार्टीज के थे, उसमें डिवीजन कैसे? वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक मंत्र, इसे हम महामंत्र मानते हैं। हमारा नेतृत्व तो कहता है सबका साथ सबका विकास, और सपा, बसपा, कांग्रेस, इनका कहना कुछ का साथ कुछ का विकास। तो यहां सबका साथ सबका विकास से सबका आशीर्वाद मिलता है, कुछ का साथ कुछ के विकास से कुछ का आशीर्वाद मिलता है। तो सबका आशीर्वाद मिलेगा तो सत्ता होगी, और कुछ का आशीर्वाद मिलेगा तो विपक्ष है। और मुझे तो लग रहा है भविष्य में विपक्ष में भी बैठने के लायक जनता इनको इसलिए नहीं रखेगी क्योंकि ये विपक्ष में रह करके भी अपना कर्तव्य पालन नहीं करते।
जी मौर्य जी, आपके जो ट्विटर हैं इन दिनों बड़े चर्चित हैं। मतलब अभी लेटेस्ट ट्विटर जो आपने ट्वीट किया वो था कि चाचा को भतीजे का पांव छूना चाहिए, और ये तो बहुत अच्छी बात है, पांव छूने से आशीर्वाद मिलता है, लेकिन ये चुनाव के बाद भी जारी रहे। तो आपको क्या शक है कि ये चुनाव ये चुनाव के बाद ये इनका जो जोड़ी बनी है ये जारी नहीं रहेगी? आप सब मीडिया के मित्र लोग हैं जी, आप लोग बहुत उस विजुअल को जोर शोर से दिखा रहे हैं कि श्री अखिलेश यादव जी किस प्रकार से श्री शिवपाल जी के चरण छू रहे हैं, जी, किस प्रकार से श्री रामगोपाल यादव जी के चरण छू रहे हैं। तो यह दिखाना अच्छी बात है। मैं तो यही बात कह रहा हूं ना, भारतीय परिवारों में यही संस्कार है कि हर छोटा जो है अपने बड़े को मान दे, सम्मान दे, चरण स्पर्श करे। हम तो श्री रामचरितमानस में पढ़ते आए हैं बचपन से, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। पिता माने चाहे वो पिता हो, चाचा हो, बड़े चाचा हो, छोटे चाचा हो, इससे मतलब पिता समान ही होते। तो उनके चरण अगर श्री अखिलेश यादव जी चुनाव के पहले भी छूते तो मेरे जैसा व्यक्ति ये कहता है कि नहीं, बहुत अच्छे संस्कार हैं। अब चुनाव के समय छुए हैं तब भी मैंने उनकी आलोचना नहीं की है, मैंने कहा ये अच्छी बात है। और अगर ये चुनाव के बाद भी अगर ऐसा करेंगे तो और अच्छी बात होगी। तो कुछ शक लगता है क्या आपको? मुझे देखिए, वो चाचा भतीजे हैं। उस श्री अखिलेश यादव जी भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और उनके चाचा अलग से एक पार्टी बनाए उसके अध्यक्ष हैं, दोनों भाजपा के खिलाफ हैं। उनसे राजनीतिक दृष्टि से तो हमारा बैर है, लेकिन एक परिवार का जो संस्कार होता है उस संस्कार के क्रम में अगर कोई छोटा अपने बड़े को मान दे, सम्मान दे, ये अच्छी बात होती है। लेकिन ये चुनावी सम्मान नहीं होना चाहिए, मेरा केवल इतना कहना था। जी अच्छा, एक सवाल मेरा ये है, चाचा भतीजा की बात आई तो मैनपुरी की भी बात आएगी। आपको लगता है कि मैनपुरी की जो सीट है वहां पे बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है वो जीतना? क्योंकि आज तक हमारे लिए जो बड़ा चैलेंज था, मैं ये मानता हूं कि वो आजमगढ़ था, रामपुर था। मैनपुरी से बड़ा चैलेंज था? मैनपुरी से बड़ा चैलेंज। और यहां पर उतना चैलेंज अगर हमारे पास होता तो हम दिन रात डेरा वहां डाल करके बैठते। आज अगर श्री अखिलेश यादव जी को पूरे परिवार के साथ मैनपुरी में डेरा डालना पड़ रहा है, रामपुर और आजमगढ़ में जो उनकी सीट, उनके चच्चा की सीट थी, उसके खाली होने के बाद उनको एक दिन का भी समय नहीं मिला है, तो भाजपा की ताकत क्या है? परिणाम तो जनता के आशीर्वाद पर तय करेगा। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि सपा को वोट देने का मतलब कुएं में डाल देना है, भाजपा को वोट देने का मतलब है विकास का रास्ता खोल देना है, गुंडागर्दी को पूरी तरह से समाप्त कर देना है। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के प्रति हम भी बहुत सम्मान का भाव रखते हैं, हमारा संपूर्ण नेतृत्व रखता है, संपूर्ण प्रदेश रखता है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के पूर्व रक्षा मंत्री इस नाते हैं। लेकिन बार बार वो कहते हैं नेताजी का चुनाव है। अरे नेताजी का चुनाव कहाँ है? नेताजी होते चुनाव कहाँ होता? नेताजी आज हम लोगों के बीच में नहीं, इसका हम लोगों को भी दुख है, लेकिन ये नेताजी का चुनाव नहीं है, ये मैनपुरी लोकसभा का उपचुनाव है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। नहीं, आपको नहीं लगता कि इमोशनल फैक्टर और डेवलपमेंट जिसकी आप लोग बात कर रहे हैं, आपके कैंडिडेट बात कर रहे हैं, आपके नेता बात कर रहे हैं कि हम लोग डेवलपमेंट पे वहां पे बात करेंगे कि वहां का विकास नहीं हुआ है, तो इमोशनल फैक्टर पे भी तो चुनाव हो रहा है ना वो, तो वो इमोशनल फैक्टर क्या डेवलपमेंट पे ज्यादा भारी होगा या डेवलपमेंट इमोशनल फैक्टर पे ज्यादा भारी होगा? देखिए हमारा, मैं ये मानता हूं कि ये श्री मुलायम सिंह यादव जी जो हम सबके बीच में अब नहीं है, उनके नाम पर वह वोट मांगते हैं। लेकिन श्री मुलायम सिंह यादव जी का जब वो 2019 की लोकसभा चुनाव के समय अंतिम सत्र था तो उनका आशीर्वाद तो भाजपा के साथ था, श्री अखिलेश जी के साथ नहीं था। अखिलेश जी तो आप सबसे बात करते हुए कई बार मैंने सुना कि नेताजी का आशीर्वाद तो किसी को लगता नहीं है। उन्होंने मनमोहन सिंह जी को भी आशीर्वाद दिया था, लेकिन वो आशीर्वाद सफल नहीं हुआ। तो जिन जो जैसी जैसी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। ठीक है केशव जी, एक चीज और, क्योंकि शुरुआती जीवन में एक लंबे समय आप बीएचपी से भी जुड़े रहे। बीजेपी की सरकार जब से आई है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बहुत बढ़ावा मिला है। अयोध्या मंदिर की आप बात करिए, काशी कॉरिडोर की आप बात करिए, अभी समागम हुआ तमिल और वो बनारस का, बद्रीनाथ की बात करिए, देश में उज्जैन कॉरिडोर की बात करिए। ये एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है जिसमें जो आपकी संस्कृति है, प्राइम मिनिस्टर का, एमपीज का, चीफ मिनिस्टर्स का, जो त्योहार है उसमें बाहर निकलना, लोगों के बीच में जाना, मंदिरों के दर्शन करना, पूजा वाली फोटोग्राफ्स ट्वीट करना, तो जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है उसको भी एक बल मिला है। उसको कैसे देखते हैं? मैं तो राम भक्त हूं, मैं शिव भक्त हूं, मैं भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूं। कोई भी तीर्थ स्थल का विकास एक भक्त के रूप में मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है।
लेकिन हर देशवासी को अच्छा लगता है। अगर मैं यूपी के अंदर हूं और उत्तर प्रदेश के अंदर मैं काशी और अयोध्या जी की बात करूं, तो जब तक बाबा विश्वनाथ जी का धाम नहीं बना था, आप वहां के आंकड़े उठा के देखिए, 15,000 लोगों से ज्यादा प्रतिदिन नहीं आते थे। आज 1 लाख से 1.5 लाख लोग प्रतिदिन काशी पहुंचते हैं। वहां इतना होटल इंडस्ट्री का कारोबार इतना बड़ा है, आज होटलों में लोगों को कमरे नहीं मिल पाते हैं। तो आज ये 15,000 से 1.25 लाख से 1.5 लाख लोग प्रतिदिन आ रहे हैं। तो यह केवल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नहीं है, ये रोजगार के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति है। और जिससे 1.25 लाख लोग रोज अगर आते हैं तो उससे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार के कितने रास्ते खुलते हैं। अयोध्या जी में आप पता कर लीजिए, पहले 10 से 15,000 लोग रोज आते थे। अभी रामलला का भव्य मंदिर बनके तैयार नहीं हुआ है, दिसंबर 2023 तक बनेगा, लेकिन आज भी वहां पर 50,000 से 1 लाख के बीच में लोग रोज आते हैं। अभी मैं गया था माता विंध्यवासिनी माता के दर्शन करने के लिए। अभी माता विंध्यवासिनी का धाम बन करके तैयार हो रहा है। पहले वहां 10-15 हजार लोग आते थे, इस समय वहां 75,000 लोग, 1 लाख लोग रोज आ रहे हैं। तो यह जो संख्या बढ़ी है तीर्थ स्थानों पे, इससे रोजगार के बहुत सारे रास्ते खुले। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जैसे यह आपका कहना, ये कोई गलत नहीं है, इससे डरना नहीं चाहिए। हम छाती ठोक के कहते हैं हम अपने तीर्थ स्थलों का विकास कर रहे थे, कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। जिस प्रकार से वहां व्यवस्था होनी चाहिए उस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। प्रयागराज का कुंभ हुआ, उन 24 करोड़ लोग कुंभ में डुबकी लगाने के लिए आए। हम अगर मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं और दर्शन किए हैं तो उसकी फोटो ट्वीट नहीं करेंगे, उसको हम सार्वजनिक नहीं करेंगे, तो ये कौन क्या हमें चोरी, हमें डर नहीं है किसी का कि अगर हम मंदिर में पूजा करते हुए कोई हमें देख लेगा तो वोट नहीं देगा। ये सब काम सपा बसपा कांग्रेस वाले करते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब इससे दुकान नहीं चलने वाली है, तो यही श्री अखिलेश यादव जी, मैं 2012 में विधायक था और 2013 का प्रयागराज का कुंभ था। आप पूछिएगा कभी आपके मंच में आए, ये कुंभ में स्नान करने के लिए नहीं गए थे, लेकिन 2019 में कुंभ में इनको स्नान करने के लिए जाना पड़ा। उनको मालूम हुआ देश क्या चाहता है। श्री राहुल गांधी जी कभी अपने को जनेऊधारी, कभी टीकाधारी, कभी ये सब बताते थे? नहीं बताते थे, लेकिन उनको बताना पड़ा, उनकी बहन को बताना पड़ा, इन सबको मंदिर में जाना पड़ा। नहीं तो रोजा अवतार की पार्टी कराओ, ये कुछ करते हैं क्या? नहीं तो आपको लगता है धर्म और राजनीति भी सिक्के के दो पहलू? नहीं। आप जाते हैं जिस तीर्थ स्थल पर दर्शन करते हैं, वहां वोट नहीं मांगते, लेकिन करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी होती है, एक मैसेजिंग होती है जो आप पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं। मैं उससे सहमत हूं। नहीं, ये इसको इस रूप में नहीं लेना चाहिए। मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूं, मैं अगर अयोध्या जाऊंगा तो मैं रामलला का दर्शन करूंगा, मैं श्री हनुमान जी के दर्शन करूंगा, मैं काशी जाऊंगा तो बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करूंगा, काल भैरव जी के दर्शन करूंगा, माता अन्नपूर्णा के दर्शन करूंगा, संकट मोचन हनुमान जी का दर्शन करूंगा। मैं मथुरा जाऊंगा तो मैं कन्हैया जी के श्री कृष्ण जन्मभूमि और वृंदावन के दर्शन करूंगा, मैं वहां राधा रानी के दरबार में जाकर के शीश झुकाऊंगा। ये मेरी आस्था है। अगर ये मेरी आस्था है और मैं अपनी आस्था के अनुसार अपने किसी धर्मस्थल पे जाता हूं, पूजा पाठ करता हूं, तो मुझे इस पर गर्व है। और किसी को इसमें शर्म आती हो, किसी को इसमें संकोच होता हो बताने में, तो वो अपना संकोच करे, उसकी हमें परवाह नहीं। अच्छा, मौर्य जी ये बताइए कि गुजरात इलेक्शन में यूपी के तमाम नेता जा रहे हैं, आप लोग दौरे कर रहे हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं, वहां की जो तस्वीर है, एक तो मेरा सवाल कि वहां की तस्वीर क्या उभर कर आपको सामने दिख रही है? दूसरी बात, आपकी लड़ाई है किससे? आम आदमी पार्टी से है, कांग्रेस से है? क्योंकि आम आदमी पार्टी बहुत जोर शोर से प्रचार कर रही है कि हम ही हैं टक्कर में। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं चूंकि गुजरात 5 दिन का मेरा प्रवास अब तक हो चुका है। गुजरात में लोग गए हैं सब कुछ भूल, याद है केवल नरेंद्र मोदी और कमल का फूल। अच्छा, ये तो ये गुजरात का हाल है चारों तरफ। और जो मैं गुजरात का पहले सुना करता, गुजरात मॉडल, मोदी मॉडल, विकास का सुनता था, मैं मतलब इतना प्रभावित हूं कि अगर एक घर है तो उसके घर तक सड़क है, उसके घर तक बिजली पहुंच गई, उसके घर तक पीने का स्वच्छ पानी पहुंच गया है। मैं पूरे विधानसभा के ग्रामीण, एक ट्राइबल एरिया मतलब सीट थी हमारे वहां पर, मोहन भाई भाजपा के प्रत्याशी थे और मुझे उस क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए जाना था। जब ट्राइबल एरिया कहा तो मैंने सोचा ट्राइबल एरिया माने हम उत्तर प्रदेश के हिसाब से सोनभद्र के जंगल की तरह समझते थे। मैंने ट्राइबल एरिया क्या, यहाँ जैसे मैं यूपी के अंदर कुछ क्षेत्र छोड़ दूं तो मैं ये कह सकता हूं गर्वपूर्वक कि वह पूरा गुजरात अर्बन एरिया है, पूरा विकास से युक्त है, किसान एकदम खुशहाल है, मतलब नौजवान रोजगार से युक्त। ऐसा विकास का मॉडल
शायद मैं सुना करता था बैठकों में जो बताया जाता था, लेकिन जो बताया जाता था मैं समझता हूं इतना बताया जाता था और वहां जो किया गया है इतना अधिक किया गया है कि उसको जरूर मैं चाहूंगा कि श्री अखिलेश यादव जी जाएं एक बार गुजरात देख करके आवे। हम तो उत्तर प्रदेश को माननीय मोदी जी के गुजरात मॉडल के तर्ज पर उन्हीं के मार्गदर्शन में, ये मोदी मॉडल ही है उत्तर प्रदेश में जो लागू किया है हमने, जिससे 5 साल में हमने विकास के एक नए कीर्तिमान स्थापित किए। और दूसरा ये जो कार्यकाल है इसमें हम 10 लाख करोड़ के इन्वेस्ट लाने की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आधार पर जो आज कल्पना कर रहे हैं, तो यह माननीय मोदी जी का मंत्र है और हम बहुत तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी वहां पर गुजरात में तो बार बार यही कह रही है कि हमसे लड़ाई है सीधे सीधे। तो आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी सरकार बना रही थी, लेकिन मैं आपको बता दूं आज यहां से, चूंकि हमारी आपकी भेंट तो 8 दिसंबर के बाद भी होगी जी, लेकिन लेकिन गुजरात में आम आदमी पार्टी की शायद किसी सीट पे जमानत नहीं बचेगी, तो एक भी सीट पे नहीं और बचेगी। मुझे ऐसा लगता है। और कांग्रेस पार्टी को लोग यह समझ रहे हैं कांग्रेस को वोट देने का कोई मतलब नहीं है। और 2022 और 2022 का गुजरात विधानसभा और 2024 का देश का लोकसभा का चुनाव, दोनों को एक दूसरे से जोड़ करके गुजरात की जनता ने ठाना है, कमल खिलाना है, मोदी जी के हाथों को मजबूत बनाना है। मोदी जी ने अगर गुजरात का, हिंदुस्तान का सम्मान पूरे विश्व में ऊंचा करने का काम किया है, तो गुजरात सहित पूरा हिंदुस्तान मोदी जी के सम्मान को बढ़ाने में कोई कमी नहीं रखेगा। या जन जन की आवाज। ठीक है, क्योंकि आपने केशव जी बात करी गुजरात मॉडल की, यूपी मॉडल का बुलडोजर बहुत छाया साहब। कर्नाटक देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, हर जगह बुलडोजर चला और वो एक यूएसपी भी हो गया। लोगों ने इसको उसके साथ कई रोड शोज करने शुरू कर दिए, कहा नहीं साहब नहीं होगा। यूपी में भी खूब चला, लेकिन उसके साथ चर्चा ये भी हुई कि एक धर्म विशेष को बहुत टारगेट किया गया। आप देखिए मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आजम खान सदस्यता। तो एक चर्चा ये भी हुई कि नहीं साहब एक धर्म स्पेसिफिक को यूपी ने और बुलडोजर ने टारगेट किया। ये एक तरह से इस प्रकार की पिक्चर दिखाने की कोशिश है। अपराधी किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी अन्य जिले का हो, अगर उसने अपराध किया है, उसने किसी की जमीन पर अवैध कब्जा किया है, वहां निर्माण खड़ा किया है, उसने गंभीर किस्म के अपराध किया है और अपराध करने के बाद उसको सजा आज तक नहीं मिलती थी। जो गवाह होता तो उसको धमका देते थे, अगर धमकी से नहीं माना तो उसको भी दुनिया से विदा कर देते थे। इस प्रकार के खूंखार अपराधियों के मन में आज यह एक डर पैदा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में हमने जो अपराध किया है पहले उसकी भी सजा मिलेगी, और अगर अपराध करेंगे तो कोई सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति उनको संरक्षण नहीं देगा, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो यह एक आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो वातावरण है कानून व्यवस्था को लेकर के इतना शानदार है कि मैं अभी गुजरात में भी, मैं उत्तर प्रदेश की तमाम ऐसे अलग अलग यूपी के बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, दूसरे उत्तर भारत के राज्यों के लोग हैं, तो मैं समझने के लिए, मैं सरकार का डिप्टी सीएम होने के नाते मैं समझना भी चाहता था उत्तर प्रदेश के बारे में जो एक माहौल है इस समय गुजरात सहित अलग अलग प्रदेशों का, वह इतना अच्छा है जितने अच्छे माहौल की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अपराध के खिलाफ जो कुछ भी अभियान चला है उत्तर प्रदेश के अंदर, माफियाओं के खिलाफ जो भी अभियान चला है, उसका वेलकम पूरे उत्तर प्रदेश की जनता कर रही है। अगर हम अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते तो यह अपराध का गढ़ बन जाता उत्तर प्रदेश, विकास का गढ़ नहीं बनता। आज उत्तर प्रदेश अपराध का गढ़ नहीं, विकास का गढ़ बन रहा है और इससे बेचैन हो रहे हैं सपा बसपा कांग्रेस के लोग। ठीक है, एक इसमें सप्लीमेंट्री, क्योंकि आप गुजरात जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के भी बहुत लोग सूरत और सौराष्ट्र के आसपास रहते हैं फील्ड में, क्योंकि विपक्ष इस चीज को कहता है कि महंगाई, बेरोजगारी ये बहुत मुद्दा है। उधर भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है, उस पर भी एक कमेंट आपका लूंगा। वो कह रहे हैं साहब बीजेपी तो देश को तोड़ने का काम कर रही है, हम भारत जोड़ने का काम कर रहे हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक वो यात्रा। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के बारे में मेरा मानना है कि ये अर्बन नक्सल जो लोग हैं, इस प्रकार का एक बहुत सक्रिय गिरोह टाइप का काम कर रहा है, जिसके चंगुल में कांग्रेस और उनके युवराज श्री राहुल गांधी जी फंस गए। अर्बन नक्सल्स के, मेरा ऐसा मानना है। और वो भारत जोड़ो यात्रा तब जब भारत का कोई हिस्सा, माननीय नरेंद्र मोदी जी 56 इंच के सीने वाले भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए कोई 1 इंच जमीन का कहीं टुकड़ा भी हमारा कोई छीन लिया होता। आज दुनिया को ये मालूम है। आज ही मैं सुबह देख रहा था, अखबार पढ़ रहा था, तो देखा उसमें कि अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में कि वह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के बारे में क्या कहते हैं,
उसको पढ़ करके, उसको सुन करके तब वो अपना आगे का कार्य करने का प्रयास करते हैं। तो आज दुनिया का जो सबसे बड़ा दरोगा कह लीजिए अमेरिका माना जाता था, और वो अगर इस प्रकार की बातें कह रहा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी विश्व के किसी मंच पर खड़े होते हैं तो पूरा लगता है कि दाएं बाएं आगे पीछे जितने भी लोग खड़े हैं सब मोदी जी की ओर देख रहे हैं। अगर रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा हो और हाथ में तिरंगा हो, तो दोनों देश के सैनिक अगर गोली चलाने का साहस नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद भारत टूटा है कि भारत जुड़ा है कि तिरंगे का मान सम्मान बढ़ा। एक आजादी के अमृत काल में एक का अपील कर दिया मेरे प्रधानमंत्री जी ने कि हर घर तिरंगा लगाएंगे और जिन्होंने आजादी दिलाई है उनका सम्मान करेंगे। आप समझिए, मैं जानता हूं इस बात को, किसी के घर में अगर तिरंगा 15 अगस्त 2022 को नहीं लगा था तो खोज रहा था कहां से तिरंगा मिल जाए और मैं कैसे लगा लूं। वो कोई भी हो, हर भारतवासी के मन में ये बेचैनी थी और हर भारतवासी ने तिरंगा फहराया। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत बहुत शक्तिशाली है, बहुत मजबूत है और विश्व में एक बहुत बड़ा स्थान है। और भारत जोड़ो यात्रा श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं, कांग्रेस छोड़ो यात्रा कांग्रेसी कर रहे हैं। अंतर यह जी। एक सवाल अभी आपने कहा कि हमारे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था दुरुस्त है, कानून व्यवस्था मजबूत है, अपराधी सारे जेल में हैं। इसी कानून व्यवस्था से ही जुड़ा हुआ सवाल है, लेकिन वो कहीं ना कहीं रिलीजियस सवाल है। लव जिहाद के मामले तमाम सामने आते हैं, उत्तर प्रदेश में भी आते हैं। इधर अभी दिल्ली वाला श्रद्धा का केस आपने देखा होगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार के मन में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कितनी प्रतिज्ञ है, और उसने क्या कोई योजना बनाई हुई है इस तरह की कि इस तरह के अगर घटनाएं हैं तो उन पे काबू किया जाए? क्योंकि लव जिहाद की घटनाओं को लेकर समाज में बड़ा एक कहा जाए डर सा फैल जाता है, फिर आपसी वैमनस्य भी फैलता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये बता दो, उत्तर प्रदेश सरकार को इस संबंध में कदम उठाना नहीं है, उठा चुके हैं हम लोग और उसकी एक व्यवस्था निर्माण कर चुके हैं कि अगर कोई जी दो समुदाय के, यानी चाहे बेटी बेटा जो भी है, कोई अगर लड़का किसी दूसरे समुदाय का है और लड़की किसी दूसरे समुदाय की है और अगर उन्हें शादी करनी है आपस में, तो उसको विधिवत वो जिलाधिकारी को निवेदन करेंगे, शपथ पत्र देंगे और उसके बाद दोनों पक्ष की सहमति जानने के बाद 1 महीने बाद ये करेंगे, अन्यथा जुर्माने का प्रावधान हमने किया, हमारे यहाँ एक्ट बना हुआ। लेकिन अभी इस समय एक बहुत बड़ा मीडिया इवेंट बन गया है, मीडिया में डिबेट का विषय बन गया है, जो श्रद्धा मर्डर केस। जी, मैं देश की हर अपनी बहन, हर बेटी को ये अपील करना चाहता हूं, जी, ये कोई किसी से कोई प्रेम करे, हम इसके विरोधी नहीं, ना हमारी पार्टी विरोधी है, लेकिन बहुत सजग, बहुत सावधान होकर के किसी के साथ अगर उनका प्रेम संबंध है, वह किसी के साथ विवाह करना चाहते हैं, किसी के साथ रहना चाहते हैं, तो उसके बारे में ठीक से जाने। अन्यथा श्रद्धा जैसी बेटी, जिसके मतलब इतने सुन करके आपको भी, मुझको भी, शायद हर देशवासी प्रदेशवासी को लगता होगा कि जिससे कोई प्रेम करता हो उसकी इतनी निर्ममता से हत्या कर दे, इतने टुकड़े कर दे और इतने दिनों तक वो फ्रिज में संजो करके उसके सर को काट करके रखने का महापाप करे, वो मनुष्य नहीं हो सकता, वो राक्षस ही हो सकता है। और ऐसे राक्षसी सोच वाले लोगों से हर हमारी बेटी को, बहन को बचने के उपाय खोजने चाहिए। मैं इसमें जो सुन रहा हूं, मैं बहुत उस प्रकरण को गहराई से नहीं जानता, लेकिन मैं टीवी में डिबेट में जो चर्चा सुन रहा हूं, जो वो जांच हो रही, जांच एजेंसियों के जो माध्यम से बातें सार्वजनिक हो रही हैं, उसमें यह बेटी कहीं ना कहीं माता पिता की इच्छा के विरुद्ध जी, उसने उस लड़के के साथ, जिसको मैं राक्षस कहता हूं, मैं उसे इंसान की श्रेणी में नहीं मानता, लेकिन कानून उसके पर जांच कर रहा है, कानून अपनी कार्रवाई करेगा। लेकिन हर उस बेटी को अपने माता पिता, अपने बड़ों की बात का संज्ञान लेना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और बड़े कभी कोई भी बड़ा, अपने घर का माता हो, पिता हो, भाई हो, कोई बड़ी बहन, छोटी बहन, जो भी होंगे घर के सदस्य, अपनी कोई बेटी का बुरा नहीं चाहेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने पहले ही कठोर कदम उठाए हैं और कहीं पर भी इस प्रकार की घटना होती है तो उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है और जो इस प्रकार के अपराधी उनको सजा भी दिलाई जा रही है। लेकिन इस प्रकार की घटनाओं पर लगाम लगनी चाहिए और उसको रोकने के लिए जितना सरकारों की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है, परिवारों की जिम्मेदारी है, उतनी ही जिम्मेदारी उन बच्चों की भी है जो इस दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाते हैं।
ठीक है केशव जी, एक चीज की और बहुत चर्चा पिछले 3-4 महीनों से है। जो मदरसे हैं उनका सर्वेज हो रहा है, वो बहुत हेडलाइंस में है कि सर्वे क्यों हो रहा है। ओवैसी साहब ने कहा दिस इज मिनी एनआरसी, कई उलेमा सामने आए, उन्होंने कहा नहीं साहब ये तो पता करना चाहते हैं हम कैसे काम कर रहे हैं। तो कहा साहब सिर्फ और सिर्फ मदरसों का ही क्यों सर्वे हो रहा है? आसाम में 2 मदरसे थे जो देश के विरुद्ध काम कर रहे थे, वहां बुलडोजर चलाया गया। यहां जब मदरसे का सर्वे कराया गया तो उसका इतना विरोध हो रहा है। देखिए मैं इंडिया न्यूज चैनल में आप सबके साथ बैठ करके यूपी मंच पे बात कर रहा हूं, ठीक है। आपको भी यह चैनल संचालित करने के लिए उसकी एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत आपने भी कहीं से लाइसेंस अपने प्राप्त किए होंगे, उसके आधार पर आप चैनल का संचालन कर रहे हैं। हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम या किसी भी प्रकार के कोई भी विद्यालय संचालित है, अगर मान्यता प्राप्त नहीं है तो समय समय पर उनके खिलाफ अभियान चलता है कि अगर मान्यता प्राप्त नहीं तो बिना मान्यता ना चलाएं। मानक के विरुद्ध है तो मानक को कंप्लीट करने के बाद मान्यता लेकर के चलाएं। अगर कोई छोटा सा क्लिनिक भी खोलता है कोई चिकित्सक है तो उसको भी सीएमओ कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो ये मदरसे क्या कोई दूसरे मतलब कोई उससे ग्रह से आए हैं क्या? अगर मान्यता नहीं लिया है, अगर वो अवैध तरीके से चल रहा है तो सरकार ने यही कहा है ना, जो अवैध है उनको वैध करा लो, तब चलाओ, जो मानक है उसको पूरा करो। लेकिन अवैध रूप से चलेगा इसलिए कि हम मुसलमान हैं, इस प्रकार का भाव अगर ओवैसी जैसे नेता रखते हैं तो अब मैं समझता हूं यूपी का मुसलमान भी इसके समर्थन में नहीं है। कहीं पर भी, चाहे आसाम हो, चाहे यूपी हो, चाहे देश का कोई हिस्सा हो, कोई भी चीज शिक्षा के किसी मंदिर का, शिक्षा के किसी केंद्र का संचालन करना है तो मान्यता लो, जो मानक उसको पूरा करो, चलाइए। जो अवैध है वही बंद हुए हैं ना, कोई वैध मदरसे तो हमने बंद नहीं किया है, ना हमारी सरकार बंद करने के बारे में विचार कर रही है, लेकिन अवैध नहीं चलना चाहिए ये हमने कहा है। और मैं समझता हूं कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी दल का नेता हो, पदाधिकारी हो, कोई सदन का सदस्य हो, उन सबको अवैध कोई भी चीज हो उसे रोकने के लिए सरकार के इस प्रयास की सराहना करनी चाहिए, स्वागत करना चाहिए, तभी ये अवैध गतिविधियां रुकेंगी। ठीक है, एक सवाल और आपसे, क्योंकि अशोक सिंघल साहब बीएचपी से, राम मंदिर आंदोलन पर एक स्टैंड था और उन्होंने मूवमेंट भी चलाया। अब मसला ज्ञानवापी का है, उसके सामने मथुरा भी है, हालांकि कोर्ट में मामला लंबित है, लेकिन आधिकारिक लाइन आप लोगों की, क्योंकि एक तरफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट खड़ा है, एक तरफ आस्था खड़ी है, और एक तरफ वो वर्ग खड़ा है। जब आप कोई भी फैसला लेते हैं तो उस वर्ग को यही लगता है कि ये तो हमारे खिलाफ ही जाएगा। देखिए, भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो, इसका भारतीय जनता पार्टी समर्थन करती थी, और हम अपने संकल्प पत्र में भी कहते हुए आए हैं कि राम मंदिर निर्माण में जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम सहयोग करेंगे। लेकिन उसके 3 रास्ते बताए गए थे। पहला, बातचीत के आधार पर, ठीक है। दूसरा, अगर बातचीत से नहीं तो न्यायालय के निर्णय के आधार पर। तीसरा दूसरा जो रास्ता था वो रास्ते को लोगों ने अपनाया, देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला दिया, बन गया। अब भगवान बाबा विश्वनाथ जी के धाम का मामला इस समय चूंकि माननीय न्यायालय के समक्ष है, तो माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय होगा, एक शिव भक्त के नाते भी, एक सरकार के उप मुख्यमंत्री के नाते भी हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन बातचीत के भी तो जो रास्ते निकल सकते निकालें। जितनी आस्था भोले बाबा के भक्तों की है, उस आस्था को भी लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया में सरकार की ओर से कोई हस्तक्षेप न था, न है, न होगा। हम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करेंगे, न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे। यही बात हम भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के लिए भी कह सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि, वह भी आप सब जानते हैं, वहां का भी एक विषय है, वह भी मामला माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। लेकिन मैं भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का समर्थक हूं। मैं बाबा विश्वनाथ जी के स्थान पर जो वहां पर मुगल आक्रमणकारियों ने मंदिर को तोड़ करके ढांचा खड़ा किया था, वहां बाबा का मंदिर बनना चाहिए, मैं समर्थन। लेकिन मैं न्यायिक प्रक्रिया का प्रथम समर्थक हूं। अगर माननीय न्यायालय के निर्णय के आधार पर कोई रास्ता बन जाए तो उसका हम स्वागत करेंगे और उसकी हम प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। जी मौर्य जी, आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश सरकार की 3 बड़ी चुनौतियां आज की तारीख में क्या है? देखिए, हम उत्तर प्रदेश देश की सबसे अधिक आबादी वाला प्रदेश है। अगर हम देश की बात करें तो दुनिया में हम चौथे देश के बराबर की आबादी रखते हैं। ऐसी जब हमारे पास इतनी बड़ी आबादी हो जी, और उस आबादी के अंदर इतनी बड़ी संख्या में युवा हों,
और जो उत्तर प्रदेश अभी विकास की दृष्टि से, मैं यह मानता हूं कि जब अभी गुजरात देख करके आया तो मुझे लगा कि हम 5 साल में तो अभी जो काम किए हैं, अभी हमें और 5 साल क्या 10 साल और करेंगे लगातार ऐसे ही काम, तब गुजरात के बराबर हम गुजरात मॉडल को उत्तर प्रदेश मॉडल में कन्वर्ट कर पाएंगे। और उस दिशा में चूंकि माननीय मोदी जी का मार्गदर्शन है, वो सबसे अनुभवी नेता हैं और वह जो भी बताते हैं, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात, उसको जब विचार करके देखा जाता है तो लगता है कि देखिए जिसने जीवन जिया है, अनुभव जिसके जीवन में भरा पड़ा है, उस अनुभव का हिस्सा कुछ हमें मिल गया, जिससे हम यूपी को आज विकास के एक नए पथ पर, सुगम पथ पर लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम उत्तर प्रदेश को आने वाले समय में देश का नंबर 1 राज्य भी बनाएंगे, विकास के एक नए मॉडल को भी खड़ा करेंगे और जो पूरे देश के लिए मॉडल होगा। और यह जो उत्तर प्रदेश है, सबसे बड़ी आबादी वाला, सबसे बड़ा प्रदेश है, तो सब में को एक दिशा देने वाला प्रदेश बने, इसके लिए हमारी पूरी टीम जो है आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में काम कर रही है। आपने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अभी मैं चाहूंगा कि अभी आप मंच पर रहें, कुछ सम्मानित अतिथिगण हैं जिनको सम्मानित करना है, तो मेरी आपसे दरखास्त है, रिक्वेस्ट है जी। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी की तमाम बातों को आपने सुना, लेकिन अब उनके हाथों से हम हमारे बीच में मौजूद कुछ खास मेहमानों को भी सम्मानित करवाएंगे और हम चाहते हैं कि करके वो मंच पर आए। एडवांस मेडिकल इमरजेंसी के अजय दुबे जी जो कि डायरेक्टर हैं, प्लीज आप मंच पर आइए और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी के हाथों से आपको सम्मानित किया जाता है। अगला नाम है साई धाम मंदिर फाउंडेशन ट्रस्ट के अमित शर्मा जी, जो कि इसके फाउंडर भी हैं। मैं चाहती हूँ आप भी मंच के समीप आएँ और आपको भी आज आपके क्षेत्र में किए गए कामों के लिए सम्मानित करेंगे। इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर हम तो मेहमानों के साथ देखिए यहाँ पर हमारे सभी खास मेहमानों को एक एक करके सम्मानित किया जा रहा है। उनके क्षेत्र में जिस तरीके से वो काम करते रहे, आगे भी निरंतर वो कार्य जारी रहे उत्तर प्रदेश के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। ऐसे में तमाम मेहमानों को, इन खास मेहमानों को सम्मानित करना भी बनता है। अगला नाम है प्रगति पर्यावरण NV सिंह, डिप्टी चेयरमैन है। प्लीज़ आप भी मंच पर आएँ और आपको भी डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य जी के हाथों से इंडिया न्यूज़ पर सम्मानित किया जाता है। और अगला नाम है ABC ग्रुप ऑफ कंपनी अमित कुमार CMD हैं। मैं चाहती हूँ आप भी अपने सम्मान के लिए तैयार रहें और मंच के समीप ही आएँ। आपको भी इंडिया न्यूज़ पर आपके क्षेत्र में किए गए अभी तक के उत्कृष्ट कामों के लिए सम्मानित किया जा रहा है। ABC ग्रुप ऑफ कंपनी के CMD अमित कुमार जी, प्लीज़ आप भी मंच पर आएँ। और आगे बाज कार सर्विस गुरमुख सिंह जी से भी निवेदन है कि वो भी मंच पर आएँ और उन्हें भी आज डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य जी के हाथों से हम सम्मानित करेंगे। गुरमुख सिंह जी स्टेज पर प्लीज आप भी आएं। तो बिना देरी के मैं चाहती हूँ RK वाजपेयी जी सनराइज मीडिया के डायरेक्टर हैं, वो भी तैयार रहें अपने सम्मान को यहाँ पर पाने के लिए। मंच पर आपको भी हम बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं सम्मानित करने के लिए।